देश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच पूरे देश में कोरोना की बीमारी को महामारी बनाने वाला मौलाना साद अब तक फरार है। पुलिस के हाथ अभी तक उसके गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस बीच शहर शहर एक जिद्दी जमात की मनमानी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सरकार ने अपील की है। सलमान खान ने भी फटकारते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का एक वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जहालत दिखाने से बाज नहीं आए। आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। खबर यह है कि रोहिंग्या मुसलमान जो जमाती थे वो गायब हो गए हैं। क्या कोरोना फैलाने की ये नई साजिश है? सीधे चलते हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर के पास। धीरेन्द्र, क्या जानकारी है? किन किन राज्यों से लोग आए थे, कितने लोग हैं और गृह मंत्रालय क्या कहता है इस बारे में? देखिए, तमाम जो यूटीज हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उन तक एक मैसेज किए जा रहे हैं जिसमें कि ये कहा गया है बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव को और अधिकारियों को और यहाँ तक कि कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को भी एक बाकायदा लेटर लिखा गया है, जो 15 तारीख को बाकायदा लिखा गया कि जो इज्तिमा में शामिल होने आए थे वो तमाम लोग, किसी का हैदराबाद था और जो कैंपों में रह रहे थे रोहिंग्यास, वो लोग इज्तिमा, जो तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है जिसमें ये लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें शामिल होने आए थे। तो अलग अलग हिस्सों में थे, जैसे मेवात में किया गया तबलीगी इज्तिमा था, उसके बाद वो निजामुद्दीन मरकज आए, ये तक सूचना है। उसके बाद वो वापस कैंप में नहीं लौटे हैं। इसके अलावा शाहीन बाग में भी उनके जाने की सूचना थी। तो ये तमाम सूचनाओं के आधार पर तमाम सचिवों, क्योंकि ये लोग उस जगह थे, उस मरकज में थे जहां से कोविड के ज्यादातर केस, और तेलंगाना यानी हैदराबाद का भी उसमें जिक्र है, हैदराबाद के कैंप के थे। और आपने देखा होगा कि किस तरह से जो तमिलनाडु की तरफ था वो 80 से 90% तक केस मरकज से रहने वाले लोगों के संपर्क में आए हुए लोगों के थे या उनके साथ के लोगों के थे। यूपी में आधे से ज्यादा वो संख्या थी और दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से मरकज में शामिल जमातियों के संपर्क में आए हुए लोग या वो लोग, उन लोगों की वजह से कोरोना का जो इतना बड़ा कहर है दीपक जी हम देख रहे हैं। तो उसी सब के लिए तमाम राज्यों को कहा गया है कि वो कैंपों में नहीं लौटे। अभी ये संख्या कितनी है ये तो चूंकि अभी फर्दर इंक्वायरी में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक की यही जानकारी है। ठीक है धीरेन्द्र, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। एक और खतरा देश के लिए लगातार एक के बाद एक नए खतरे पैदा करते जा रहा है मरकज का मौलाना साद, वो मौलाना जिसने देश में कोरोना फैलाया, कोरोना बम भेजे बना बनाकर निजामुद्दीन मरकज से। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसका एक नया ऑडियो आया है। क्या कह रहा है मौलाना साद, कैसे विक्टिम कार्ड खेल रहा है, हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पहले दिखाते हैं कि आज जुम्मा था और सामूहिक नमाज पढ़ने की तस्वीरें फिर सामने आई। कहीं पुलिस ने इनकी खबर ली तो कहीं जिद्दी जमात के लोगों ने अपने ही इमाम पर पत्थरबाजी कर दी। सवाल यही है कि आखिर इस जिद का इलाज क्या है? सड़क पर बिखरे पत्थर और लोगों को आए जख्म ये बताने के लिए काफी हैं कि ये इलाका हंगामे के दौर से अभी अभी गुजरा है। ये तस्वीरें दरभंगा के लोहरिया सराय की हैं, जहां कुछ जमाती जुम्मे के होने के कारण मस्जिद नमाज पढ़ने पहुंचे थे, लेकिन मस्जिद प्रबंधन ने सरकार के नियमों का हवाला देते हुए मस्जिद का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद वहां पहुंचे लोगों ने रोकने वालों पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद उपद्रव कर रहे लोग वहां से भाग गए। आज कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय इमाम के साथ में दुर्व्यवहार किया। उनको मस्जिद खोलने के लिए कहा गया। इस पे थाना को सूचना मिली तो थाना तुरंत वहां पहुंचा था। उनके बयान पे 3 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। जल्दी इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस तस्वीर को देखिए। जयपुर के नागौरिया थाना इलाके की आयशा मस्जिद में पुलिस ने छापा मारा तो वहां 15 लोग इकट्ठे नमाज पढ़ते पाए गए। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? सरकार से लेकर बॉलीवुड सितारों तक सब लॉकडाउन के दौरान घर में ही पूजा और नमाज पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कई शहरों में इस तरह की तस्वीरें आई जो गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सवाल यही है कि कोरोना के दौर में भी इकट्ठे नमाज की जिद कहां तक जायज है? क्या ऐसे लोगों को मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील भी समझ नहीं आ रही, या फिर ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है? टीम न्यूज़ नेशन।
वहीं आज टोंक में वही कुछ हुआ जो मुरादाबाद में हुआ था। मुरादाबाद में 2 दिन पहले मेडिकल टीम पर हुए हमले को पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने इसकी निंदा की, यहां तक कहा कि इन पर एनएसए लगाओ, और योगी सरकार ने उन पर एनएसए लगाया भी। लेकिन आज टोंक में भी वही तस्वीरें सामने आई हैं। जमातियों को ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, लगातार अपील की जा रही है। मौलाना साहब छिपा हुआ है, उसके समर्थक अनर्गल बातें कर रहे हैं, ऐसे तर्क रख रहे हैं जो देश के गले इस वक्त नहीं उतर रहे। इसलिए सवाल है, क्या 7 पर एनएसए लगे? हमारी मांग है, हमारी कैंपेन है कि 7 के खिलाफ एनएसए लगे, कोरोना फैलाने वाले मौलाना 7 के खिलाफ एनएसए लगे। और देश की अन्य राज्य सरकारों को भी योगी सरकार से सीखना चाहिए। देखिए क्या किया योगी सरकार ने। लाख समझाने, कानून का डंडा चलाने के बाद भी एक जिद्दी जमात सुधरने को तैयार नहीं है। यूपी के मुरादाबाद के बाद राजस्थान के टोंक से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कर्फ्यू तोड़कर घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस की टोका-टोकी इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने कानून के रखवालों पर ही हमला कर दिया। ये घटना बावड़ी चौराहे के पास कसाई मोहल्ले में सामने आई। उपद्रवियों के हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, पेट्रोलिंग पर थे, उन्होंने टोका है, तो टोकने पर उनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई, कुछ गलतफहमी हुई। उस कारण से मोहल्ले में लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन जो भी किया हो, उत्तेजना व्याप्त हो गई। उस कारण से कुछ लोगों ने पथराव किया और चोट लगी पुलिसकर्मियों को। मुरादाबाद के बाद टोंक की एक घटना बताने के लिए काफी है कि कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। हालांकि मुरादाबाद के मुजरिमों पर योगी के निर्देश पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दूसरी सरकारों को भी योगी के रास्ते पर चलने की जरूरत है? इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में तबलीग से जुड़े लोग कोरोना बम बनकर बड़ा खतरा बने हुए हैं। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। छिपे हुए जमातियों को खोज निकालने के लिए 2 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। छुपे जमातियों को ढूंढ पाने में नाकाम थानेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस, डॉक्टर, पैरामेडिकल पर हमला करने वालों पर भी एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही निजी क्षति वसूली अधिनियम के तहत तोड़फोड़ करने वालों से वसूली भी की जाएगी। आदमी स्वयं आ जाएं, हमारी उनसे अपील ये है कि वो स्वयं आ जाएं, मेडिकल टेस्ट करा लें अपना। वो समाज के भी हित में, उनके अपने स्वयं के हित में है। और अदरवाइज हमको सूचना प्राप्त होगी तो फिर बात ये होगी कि छुपाने की बात आएगी। छुपाने की बात आएगी तो फिर एक्शनेबल होगी, फिर जो लीगल एक्शन संभव होगा उसमें वो किया जाएगा। जमात पर ये सख्ती यूं ही नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल यूपी में कोरोना संक्रमण के जो भी मामले सामने आए हैं, उसमें से 60% से ज्यादा केस मरकज के चलते हैं। जमातियों को कोरोना बम कहा जा रहा है तो इसकी वजह भी है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके से आज बड़ी खबर आई। यहाँ जमातियों के कारण 2 पुलिस वालों को कोरोना संक्रमण हो गया। दोनों की ड्यूटी चांदनी महल इलाके में लगाई गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद थाने के एसएचओ समेत 26 पुलिस वालों को क्वारंटीन करना पड़ा। बिहार में आज तबलीगी जमात से जुड़ा एक नया खुलासा हुआ। यह नालंदा में जमात से लौटे एक बुजुर्ग ने अपने समेत परिवार और पड़ोस के 10 लोगों को कोरोना की बीमारी दे दी। इनमें 2 साल की बच्ची, महिला और पुरुष भी शामिल हैं। बच्चों के थोड़ा सा बुखार भी आ रहा था, इसलिए उसको हम लोगों ने 60 बरस उम्र थी और थोड़ा बुखार भी था, इसलिए उनको हम लोग पीएमसी एनएमसी से रेफर किया। बिहार शरीफ गए हैं, बिहार से रमजानपुर, शेखपुरा गए हैं, शेखपुरा में 2-3 स्थानों में गए हैं, मस्जिदों में गए हैं, फिर उसके बाद में जो है वो यहाँ जमालपुर गए। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस को तब बड़ी कामयाबी मिली जब इंदौर क्वारंटीन सेंटर से गुरुवार को भागे कोरोना पॉजिटिव 8 जमातियों में से 4 जमातियों को पकड़ लिया गया। ये सभी कोरोना पॉजिटिव जमाती महाराष्ट्र से केला भरकर यूपी जा रहे ट्रक में बैठे थे, जो यूपी के रामपुर के रहने वाले हैं। इंदौर से जो 4 क्वारंटाइन थे, जो जिसमें से 2 पॉजिटिव थे और 2 सस्पेक्टेड थे, जो इंदौर से भागे हैं, जो जमाती में आए थे। जी, ये जमाती के लोग थे, वहीं से इंदौर में इनका क्वारंटाइन किया गया था, वहाँ से ये भागे हुए हैं। सवाल यही है कि कोरोना काल में आखिर क्यों एक जिद्दी जमात जान लेने और जान देने पर उतारू है? आखिर देश को खतरे में डालने की एक कैसी साजिश है? टीम न्यूज़ नेशन। तो सबसे बड़ा सवाल, आज भी जमाती मिल रहे हैं, अभी भी जमाती छुपे हुए हैं। रोहिंग्या जमातियों की तलाश के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को लिखना पड़ा है। जमाती थूक रहे हैं, जमाती क्वारंटाइन सेंटर के अंदर पेशाब फेंक रहे हैं।
वो वहां पर मलमूत्र का विसर्जन कर रहे हैं, डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन एक मौलाना है, कोरोना बांटने वाला मौलाना साद, जिसकी कान में जू तक नहीं रेंग रही है। उसका एक ऑडियो आया है, दिखाऊंगा आपको किस तरह विक्टिम कार्ड प्ले किया है। बहस को खोलूंगा, लेकिन सबसे पहले चलूंगा दो उन तस्वीरों की तरफ जो इस देश को देखना चाहिए। पहली तस्वीर है बबीता फोगाट की। उन्होंने जब जाहिल जमातियों पर सवाल उठाया, मैं इस शब्द का बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूं, जाहिल जमाती। उन्होंने क्या कहा? कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है, जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। उन्हें धमकी आने लगी। मैं खुद कहता हूं, ये कोरोना और मौत बांटने वाला मौलाना साद है। इसकी तबलीगी जमात नहीं, तालिबानी सोच वाली जमात है। इसीलिए सबसे पहले चलते हैं बबीता के पास, और एक जीता जागता सबूत जाहिल सोच का डॉक्टर कर्मवीर कर्मयोगी डॉक्टर सुधीर चंद्र अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें बुरी तरह मारा गया। अपने हॉस्पिटल बेड से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं लेटे हुए हैं, पट्टी लगी हुई है, लेकिन शर्म यहां किसी को नहीं आएगी। ना तौसीफ खान जो कि एडवोकेट है, तबलीगी यानी तालिबानी जमात से जुड़े हुए, वो भी यहां बैठे हुए हैं। मोहम्मद शाहिद भी यहां बैठे हुए हैं। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। मौलाना मौत और कोरोना बांटने वाले मौलाना साद के एडवोकेट और रिकॉर्ड हैं। और साथ ही साथ बबीता फोगाट मेरे साथ है। बबीता, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। क्या हुआ? आपका ट्वीट वही है जो इस देश की सच्चाई है। मिर्ची क्यों लगी इनको? देखिए, मेरा ट्वीट वही है जो जाहिल जमाती जो लोग जो संक्रमण फैला रहे हैं, मैंने उनके लिए ये शब्द यूज किया था। और मैं अभी भी अपने एक ट्वीट के ऊपर कायम हूँ कि मैंने उसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसी जाहिल हरकतें कर रहे हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उसके बाद मुझे ट्रोलर्स ने काफी मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप मैसेंजर पे गालियां भी दी हैं, बहुत गलत गलत मैसेज भी भेजे हैं, काफी फोन करके धमकियां भी दी जा रही हैं, फोन करके भी गालियां दी जा रही हैं। पर मैं उनको एक बात समझाना चाहती हूँ कि मैं जाहिर वसीम की तरह नहीं हूँ कि आप लोग धमकियां दे देंगे और डर कर मैं घर बैठ जाऊंगी। लेकिन मैं मुश्किलों का और मुसीबतों का सामना अच्छे से करना जानती हूँ और हर मुसीबत का सामना डट के और सामने से करूंगी। और जो सच है उसके साथ खड़ी रहूंगी और सच हमेशा बोलूंगी और सच बोलते हुए मैं कभी नहीं डरूंगी। बहुत खूब बबीता, जो शब्द इस्तेमाल किया है जाहिल जमाती, ये शब्द इन पर बिल्कुल फिट बैठता है। सीधे चलता हूं मैं सबसे पहले मोहम्मद शाहिद अली के पास। शाहिद अली साहब, जाहिल जमाती और तालिबानी सोच वाले जमाती अगर इनको कहा जाए तो गलत क्या है? और ये बता दीजिए मौलाना साहब कहां गायब हैं? क्या देश के सामने जवाब देने के लिए नहीं आएंगे? पूरे देश में मौत बांटने के बाद मौलाना साहब घर में चुप कर क्यों बैठे हुए हैं? बताइए, क्या देश के प्रति उनकी कोई जवाबदारी नहीं है? क्या अपनी जमात के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देना यह किसी अमीर की निशानी होती है, किसी लीडर की निशानी होती है? आपका सवाल खत्म हो गया हो तो मैं जवाब दूं? मैं खामोश हो चुका हूं, ज्ञान मत दीजिए, जवाब दीजिए। और मेरे शो में आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन आपने कहा तालिबानी सोच। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा तालिबानी सोच। थोड़ा सा दीपक जी कानून को पढ़ लीजिए। आप इल्जाम लगाने में भी वहां तक इल्जाम लगा सकते हैं जहां तक कानून के दायरे में कोई चीज आती हो। केस कर दीजिए मुझ पे। आप तालिबान चैलेंज कर रहा हूं, शाहिद अली चैलेंज कर रहा हूं, तौर पर जाने जाते हैं। चैलेंज कर रहा हूं, कोरोना बांटना भी एक तरह का आतंकवाद है। एक दिन बाहर नहीं आए, थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, थूक रहे हैं, मूत रहे हैं। आप बांट रहे हैं दीपक जी। 70% मलमूत्र फेंक रहे हैं डॉक्टरों पर, पत्थर मार रहे हैं शाहिद अली, और शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? जो 70% फैला है उनको आप क्यों आतंकवादी नहीं कहते? जो पत्थर मार रहे हैं वो गलत है। जिन्होंने फैलाया, मैंने तो मांग कर रहा हूं शाहिद अली इस चैनल पर एनएसए लगे वालों को भी हमारा कानून सजा देने का काम करेगा। कर दीजिए केस हिम्मत है तो, बांटने का काम कर रहे हैं। कर दीजिए केस हिम्मत है तो, अंदर नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं। कर दीजिए केस हिम्मत है तो। शाहिद अली चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज। फैला रहे हैं जो ये बौद्धिक आतंकवाद आप फैला रहे हैं, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं भारत से, हम मांग करते हैं भारत की सरकार से,
जो आप ये बौद्धिक आतंकवाद फैला रहे हैं, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई निगत अब्बास, मैं चैलेंज करता हूं शाहिद अली, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, तालिबानी जमात, तालिबानी सोच वाली जमात के, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है, अगर मेरे एक फैक्ट को काउंटर कर सकते हैं तो मेरे खिलाफ केस कर दीजिए। निगत अब्बास बताइए, क्या इनका इस्लाम सच्चा है? निगत अब्बास बताइए। शाहिद अली खामोश हो जाइए, शाहिद अली खामोश हो जाइए, बोलिए निगत अब्बास। क्या कानून ने आतंकवाद की धारा लगाई है? आपने एफआईआर पढ़ी होगी, आतंकवाद की धारा लगी है उसमें, आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? तीन फ्रेम शाहिद जी, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा, मैं आपका ऑडियो बंद कर दूंगा। 3 फ्रेम आएंगे, निगत अब्बास आएंगे, शाहिद अली आएंगे, कितनी जहालत के साथ बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, क्या तर्क है इनके। और डॉक्टर सुधीर चंद्र अग्रवाल को भी फ्रेम में रखिए। शाहिद अली का ऑडियो डाउन, निगत अब्बास बोलेंगे अब। थैंक यू। पहली बात तो शाहिद अली साहब, दीपक जी एक बात सुनिए, पता क्या है, अगर हम कहें कि जमातियों ने कोविड-19 फैलाया है तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर हम कहें कि जमातियों ने नर्सेस के सामने अश्लील हरकतें करी हैं तो भी हम बेशरम हैं। अगर हम कहें कि जमातियों ने डॉक्टर्स पर थूका और उन्हें मारने की साजिश रची तो हम गवार हैं। और अगर हम कहें कि महिलाओं ने पुलिस और डॉक्टरों के ऊपर ईंटें फेंकी हैं तो हम असभ्य हैं। मैं आपके साथ खड़ी हूं अभी दीपक जी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूं कि इन महिलाओं पर, इन लोगों पर आतंकवाद का केस दर्ज होना चाहिए, एनएसए का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये साजिश है, ये षड्यंत्र है जो इन्होंने जमात के तहत रचा है। और इन लोगों ने खुलेआम वहां पर लोगों को भेजा है पूरे देश में, जो जबरदस्ती और जानबूझकर बाकी देश के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर कोविड-19 फैलाने का षड्यंत्र इन लोगों ने जमात के जरिए रचा है। और ये लोग आतंकवादी थे, हैं और रहेंगे। आप लोगों को केस कर रहे हैं, आप करिए। पहले आप अपने मौलाना साद को लाइए बाहर, जिन्होंने कहा था कि वो क्वारंटाइन कर रहे हैं। आज 21 दिन हो गए, बड़ा फरमान कर रहे हैं कि क्वारंटाइन के लिए सभी लोगों को घर में रहना चाहिए और बाहर आना चाहिए जो लोग बीमार हैं। कहां है मौलाना साद? कितने दिन से चुप कर बैठे हुए हैं, इतने डरपोक क्यों है मौलाना साद? ऐसे मौलवी की इस्लाम को, मुसलमानों को, हिंदुस्तान को कोई जरूरत नहीं है। लानत है ऐसे मौलानाओं पर। और माफ कीजिएगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक और बात बोलूंगी, लानत है ऐसे लोगों पर जो आज टीवी पर बैठ के मौलाना साहब और उन जमाती आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। शाहिद अली शर्म आनी चाहिए। मैं भी आपको यही कह रहा हूं। और मुझे बताइए, कहां फरार है तालिबानी सोच वाला मौलाना साहब? एनएसए लगे उसके खिलाफ। आपको ऑब्जेक्ट कर रहा हूं मैं। दीपक जी आप जवाब सुन लीजिए, दीपक जी आप जवाब सुन लीजिए। भैया खामोश बैठा हूं, खामोश बैठा हूं। अगर आप जैसा टाइम बर्बाद होता है। जर्नलिस्ट इस बात को कहेगा तो मुझे आपत्ति है। आप जो मौलाना साहब करेंगे उस पर आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है, क्योंकि कोई भी धारा आतंकवाद की नहीं लगी हुई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन को चलने दीजिए। आतंकवाद की धारा नहीं, एनएसए लगाएं। कानूनी संस्थाओं पर यकीन नहीं करेंगे दीपक जी, कानूनी संस्थाओं पर यकीन करेंगे नहीं दीपक जी, कानूनी संस्थाओं पर यकीन करेंगे। लेकिन उन्हीं संस्थाओं पर, संविधान पर यकीन करेंगे, उन्हीं संस्थाओं पर क्या मौलाना साहब ने भरोसा किया? हम ये बात कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई गुनहगार पाया जाता है तो उसको सजा दी जाए, लेकिन ये चरित्र हरण मत कीजिए। अगर वो चरित्र हरण उसका होता है शाहिद अली सर, अगर वो सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए एक बार, आप उनको कंपेंसेट करेंगे? सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए एक बार, फैसला आ गया, सुन लीजिए, क्या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई? एक बार, मैंने जिसके खिलाफ कैंपेन शुरू किया ना, जेल तक पहुंचाया वो। शाहिद अली चैलेंज करके बोल रहा हूं, जिसके खिलाफ मैंने कैंपेन शुरू की है, जेल तक पहुंचा के दम लिया है। और एक बात सुनिए, शाहिद अली सुनिए, जाने कितने लोगों की जाने जा रही हैं। आप मत करिए ये, कल को कर लेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सुबुई खान के पास जाऊंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इसको बचाने का काम करें। मैं सिर्फ एक बात कहना, तो मौलाना ने बड़ा देश को बचा लिया। करना सीखे दीपक जी। शाहिद अली खामोश। अब चरित्र हनन उसका किया जाता है जिसका कोई चरित्र हो। मौलाना साहब का कोई चरित्र नहीं है, भगोड़ा है वो, कोई अमीर नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, मौत बांटने वाला, तालिबानी सोच वाला, तबलीगी जमात का मुखिया है ये। आतंकवाद की धाराएं लगे, एनएसए लगे, सुबई खान एनएसए क्यों ना लगे बताइए? कोई नहीं सुनेगा। क्या शाहिद अली खामोश, ऑडियो डाउन कर दो शाहिद अली का। सुबह खान आएंगे अब, उसके बाद मैं तौसीफ के पास जाऊंगा और एक बबीता से कमेंट लूंगा। सुबह आइए,
और ये भी ध्यान रखिए, बबीता को फ्रेम में रखा हुआ है। सुबह ही जैसे आपके और मेरे साथ होता है, बबीता की एक ट्वीट के चलते उनको हजारों धमकियां मिल चुकी हैं। सुबह हुई का आप कनेक्शन नहीं है, बबीता के पास चलता हूं। बबीता क्या कहेंगी इन लोगों के बारे में? मेरा आखिरी सवाल है, फिर डॉक्टर सुधीर अग्रवाल को लूंगा। बबीता क्या कहेंगी इन लोगों के बारे में? ये लोग कॉल बैक करते नहीं है। देखिए, ये लोग जो जाहिल हरकतें कर रहे हैं, मैं अभी भी यही कहूंगी कि जाहिल जमाती जो लोग हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इन लोगों को सच सुनना शायद पसंद नहीं है और सच को ये देखना नहीं चाहते। और मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोग जब ऐसी जाहिल जमाती लोगों की जो हिफाजत लेके यहाँ पे बैठे हैं और बात कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप किनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो देश को खतरे में डाल रहे हैं। देश को जो कोरोना संक्रमण की जब जीतने की तरफ जाता है तो वो लोग देश को हराना चाहते हैं। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है बबीता, मुझे पता है आपने बहुत कठिनाई से ये वक्त निकाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देश के सामने एक पर्सपेक्टिव रखा। बबीता जा रही है, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा को लाइए, क्योंकि डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा को भी लगता है कि एनएसए लगना चाहिए। सुबह आप मेरे साथ जुड़ गई हैं। कल मेरे शो में तौसीफ खान जो तबलीगी जमात के एक वकीलों की जो संख्या है उसमें से एक है, उन्होंने कहा था मुरादाबाद में जो हुआ है उन पर एनएसए लगे। तो मैंने उनसे पूछा मौलाना साद पर क्यों ना लगे। सुबह ही हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, यही सवाल लेकर मैं तौसीफ खान के पास जाऊंगा। तौसीफ, मन बदला आपका? लगना चाहिए ना मौलाना साद पर एनएसए? क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने मुरादाबाद में भड़काया उन बेचारी गरीब महिलाओं पे तो लग गया, अब मौलाना साद पे भी लगवा दीजिए ना। उनके पास तो हजारों वकील हैं आप जैसे काबिल और युवा। किस मौलाना के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तौसीफ? बस बोल लिया। जवाब भी दे दे भाई, ज्ञान क्यों दे रहा है, जवाब दे दे। सुनेंगे? अरे चौरसिया साहब सुनेंगे। पहले तो मैं डॉक्टर सुधीर चंद अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो मैं उनके लिए उनसे क्षमा चाहता हूं अगर तबलीगी जमात ने या किसी भी देश के किसी भी वासी ने उनको कोई गलत तो किया है, मैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अगर कोई गलत किया है सुधीर जी, दूसरी चीज बबीता फोगाट की है, इन्होंने सुनिए, अरे दीपक जी, अरे यार दीपक जी, टैप रिकॉर्डर को थोड़ा बंद रखेंगे। अगर कुछ गलत टैप रिकॉर्डर को बंद रखेंगे। 16 प्रत्यक्ष एक ना मेरे घर में, हाँ आप बताएंगे आपके घर में भी डॉक्टर हैं, दूर से बैठते हैं, मेरे तो घर तुम्हारे में मौलाना साहब बाहर निकलकर आकर ये क्यों नहीं बोलते डॉक्टरों को मत मारो? बोलो मौलाना साहब बाहर निकल के ये क्यों नहीं बोलते अपने डॉक्टर को मत मारो? मेरे घर में न्यूरो सर्जन है, मेरे भाई न्यूरो सर्जन है, तो उनसे मौलाना साहब को मिलवा दीजिए ना। मौलाना साहब को दिमाग के इलाज की बहुत जरूरत है। मौलाना साहब को दिमाग के इलाज की बहुत जरूरत है। 138 से 140वें पायदान पे आ गया है ना, वैसे ही आपका दिमाग घुटने पे आ गया है, तो थोड़ा न्यूरो सर्जन से इलाज कराइए। बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन है वो गंगाराम। मुझे नहीं, मौलाना साहब को जरूरत है, अपॉइंटमेंट फिक्स करा देता हूं उनसे। बता दीजिएगा क्वारंटाइन पीरियड के बाद आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करा दूंगा मैं। जो आपके दिमाग है ना वो घुटनों पे आ गया है, वो आप ना तो सुनना पसंद करते हो। 16 दिन से आपने टैप रिकॉर्डर एक चला रखा है अपना। वेयर इज मौलाना? कहाँ है मौलाना? पता है आपको कहाँ है मौलाना? बता दीजिए ना, मैं टीम लेके जाऊंगा उनका इंटरव्यू करने आपके लिए। देश में कोरोना बम क्यों भेजे? एक मैसेज भेजा है आपके लिए। अरे आप जैसे रिपोर्टर के लिए एक मैसेज है स्पेशल सेल की तरफ से, लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल की, जिसकी सेल की आप बात कर रहे हो ना। 1 मिनट रोकूंगा, डॉक्टर साहब को मैंने रोका हुआ है, पहले मैं उनकी बात सुनिए। डॉक्टर साहब कोरोना के कर्मवीरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तौसीफ को ऑडियो डाउन करें। अथॉरिटी की भी नहीं सुनेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले आप रोटेरियन हैं, मुरादाबाद के सबसे जाने माने डॉक्टर हैं। आपके बारे में मुझे मेरे सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारी मिली। आपने जिस डट कर इन जाहिलों का मुकाबला किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात, अब आपने अभी भी हौसला नहीं खोया है। क्या कहना चाहेंगे उन डॉक्टर्स को जो आज इस तरह की मुसीबत का लगातार सामना कर रहे हैं कुछ जाहिल लोगों के कारण? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ सभी के लिए, क्योंकि भारत भूमि अभी भी कोरोना से लड़ रही है और हम शायद बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन शायद अब हमारी स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। इस हमले से ज़रूर थोड़े से डॉक्टर भाइयों का मनोबल ज़रूर थोड़ा गिरा है, लेकिन फिर भी जब हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और
कल फिर जब मैं अगर ठीक हो जाऊंगा तो फिर दोबारा फील्ड में जाऊंगा और उनसे भी यही कह रहा हूं कि स्वास्थ्य का काम है लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना। हम लगातार उन जो भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उनको संपर्क बनाए हुए हैं ताकि उनको हम क्वारंटाइन कर सकें, उनका हम सैंपल करा सकें ताकि उससे और लोगों को ये संक्रमण ना फैले। मैं भी अभी यहाँ पर हूँ, लेकिन शायद अगर कुछ समय उपरांत जब स्वस्थ हो जाऊँगा तो पुनः अपने कार्य पर चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ स्वास्थ्य बनाना है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। पूरे देश की तरफ से, उन लोगों की तरफ से नहीं, पूरे देश की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हेल्दी रिकवरी हो आपकी, जल्दी रिकवरी हो और एक बार मैदान में इस महायुद्ध से लड़ने के लिए आप एक बार फिर से डट जाएं। आपके साथ जो हुआ वो इतना शर्मनाक है कि जिसको शब्दों में भी नहीं बयान किया जा सकता। ऐसे लोगों को खुला इस देश में नहीं घूमना चाहिए। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना खूब ख्याल रखें, बहुत अच्छा ख्याल रखें और तभी आप पूरे देश का ख्याल रख पाएंगे। और उन तमाम कोरोना के कर्मवीरों को नमन, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो पैरामेडिक का स्टाफ हो, चाहे इमरजेंसी सर्विसेज वाले हो, चाहे सरकार से जुड़े हुए लोग हों, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सचिव हो, सबको मेरा बहुत बहुत नमन, क्योंकि ऐसी क्राइसिस आज तक इस दुनिया ने नहीं झेली है जो आप जब झेल रहे हैं। लेकिन कुछ जाहिल मौलाना, कोरोना बांटने वाले, मौत बांटने वाले मौलाना ऐसे हैं जिनके कान में अभी तक जू नहीं रेंग रही।